Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. So हमने शुरू किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 6 एंड 7 आर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. 90% आपका जो थियोरी वाला पोर्शन है वो इन दोनों वीडियो में मिलके ख़त्म हो जाएगा. और आज मैं आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है उसमें से भी पढ़ाने वाली हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन उसमें से पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस पीपीटी के थ्रू समझने पड़ेंगे. तब आपको आपकी जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी समझ में आएगी. सो दैट्स वाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन दिस पीपीटी. तो इस पीपीटी के अंदर हम देखने वाले हैं एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास. यानी कि इस वीडियो के थ्रू हम समझने वाले हैं एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. एटॉमिक मास वाला जो पोर्शन आपकी बुक के अंदर दिया गया है स्टार्टिंग से, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है. जो लाइक थोड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कि एटॉमिक मास तो समझा दिया गया है, लेकिन एटॉमिक मास हम कैसे फाउंड करते हैं, हम कैसे ढूंढते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ कि कैलकुलेशन उसकी कैसे होती है. सो मैंने इस पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम जाएंगे कि जो एटॉमिक मास है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है. चलिए, तो जो भी एलिमेंट होता है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं. तो कोई भी एलिमेंट अगर हो तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले इसका सिंबल एक नीचे नंबर होगा और एक ऊपर नंबर होगा. या तो फिर आप अगर ऐसे बॉक्स में कोई एक बीच में एलिमेंट आपको दिया रहेगा और यहाँ पे नीचे जो लेज़र पॉइंट जा रहा है वहाँ पे आप फोकस करिए. यहाँ पे नीचे एक नंबर होगा और यहाँ पे ऊपर एक नंबर होगा. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं. तो जो नीचे नंबर दिया गया है वो आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है. ठीक है. अब ये एटॉमिक नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है वो हमें एक एटॉमिक नंबर जो है वो डिनोट करता है. कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है. अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. प्लस चार्ज वाला जो प्रोटॉन है उसको बैलेंस करने के लिए माइनस तो हमें चाहिए. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ही आपको इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे. यानी कि ये जो 6 है, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. ऊपर का जो नंबर है वो क्या डिनोट करता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. यानी कि इन दोनों का सम करोगे तो आपको 12 मिलेगा. समझ में आया. अभी अगर आपको न्यूट्रॉन की नंबर आपको देखने कि कितने न्यूट्रॉन कार्बन के अंदर है, तो आपको ये जो सम आ रहा है उसमें से आपको ये जो 6 प्रोटॉन है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन. यानी कि 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. यानी आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू पता चलेगी. ठीक है. यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर आपके पास 7, यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो क्या डिनोट करता है कि नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है एंड 7 इलेक्ट्रॉन है. समझ आया. 14 जो है वो कंबाइंड नंबर आपको दिखा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका मास नंबर. ठीक है. अभी जो हमने देखा कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है. अभी एटॉमिक मास जो है वो आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट दे दिया गया है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, लेकिन 12 ग्राम जो कार्बन का मास है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट. तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू आपका एटॉमिक मास होगा. एटॉमिक मास कैसे बनेगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को हम कंबाइन करेंगे तो आपको एटॉमिक मास मिलेगा. ठीक है. देखिए, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर यहाँ पे ये सिल्वर है, कार्बन है, सल्फर है. ठीक है. अभी जो ये सल्फर है उसका 16 नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है और ये जो 32.07 है यानी उसका एटॉमिक मास है. यानी कि 1 मोल सल्फर इज इक्वल टू 32.07 ग्राम. अभी जो मोल कॉन्सेप्ट है वो हम पीडीएफ में देखने वाले हैं. तो ये जो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब कि इसके अंदर 16 प्रोटॉन और इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है और 32.07 जो है वो इसका एटॉमिक मास डिनोट कर रहा है. अभी आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एटॉमिक मास है वो ऐसे 0.07,
0.01 या डेसिमल पॉइंट में आपको मिल सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो एटॉमिक नंबर ये जो मास नंबर है आपके, वो हमेशा होल नंबर होंगे, ठीक है। मास नंबर कभी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 12.01 या फिर 14.03, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा इस तरीके से 12.01, 32.07, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो आपको मास की वैल्यू डिनोट करता है। समझ में आया? अभी ये जो मास है वो आप कैसे कैलकुलेट करा, मैंने बोला आगे कि जो प्रोटॉन का मास है प्लस न्यूट्रॉन का मास है उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास होता है वो पॉइंट में होता है। लाइक प्रोटॉन का मास हमने पीडीएफ में लिखा है मैंने 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 और समथिंग ऐसी कोई इसका डिजिट है। वैसे ही न्यूट्रॉन का कुछ मास होगा, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो पॉइंट में आएगी उसकी वैल्यू, और वो पॉइंट में आएगी, इसीलिए आपका जो ये एटॉमिक मास है वो आपको पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया? चलिए, अभी जो आपको पता चल गया कि कार्बन के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, लाइक 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का मास ऐड करेंगे प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे तो आपको 12.01 मिलेगा, ठीक है। ये एक मेथड है एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी जो मेथड आपके सिलेबस में दी गई है, आपके पीडीएफ में दी गई है, और जनरली हम वही यूज़ करते हैं, ये जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास किसे बोलते हैं हम? एवरेज एटॉमिक मास यानी कि आपको सभी जो आइसोटॉप है उसका प्लस करना पड़ेगा। कार्बन के कितने आइसोटॉप होते हैं? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये जो आइसोटॉप है उसके अबंडेंस प्लस उसके जो रिलेटिव मासेस हमें दिए गए हैं उनको अगर हम सम करेंगे तो आपको रिलेटिव उसका जो होगा एक्यूरेट एवरेज मास मिलेगा। और जो एवरेज मास है उसी को हम हमेशा सम में, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो जो एवरेज मास वाला पोर्शन है वो भी आपकी पीडीएफ में मेंशन है, वो भी हम देखेंगे। इस पीडीएफ से क्लियर करने का एक ही फंडामेंटल वो है कि आपको एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है, उसको सम करेंगे तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पीडीएफ में कार्बन 12 का जो मास है वो 12 ग्राम ऐसे ही लिख के दे दिया है, तो इसीलिए मैंने ये समझाने के लिए ये चीज़ आपको क्लियर करी, ठीक है। चलिए, अभी हम सबसे पहले ना पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद इस स्लाइड के अंदर हम आएंगे। देखिए, एटॉमिक मास से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो ये है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रही हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो एटॉमिक मास, अगर हमें आज सोफिस्टिकेटेड मेथड से कोई भी एलिमेंट का मास डिनोट करना हो तो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। हम किसका यूज़ करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द एटॉमिक masses fairly and accurately. But in the 19th century, scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means. 19th सेंचुरी के अंदर जो साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट करते थे, तो किसी भी एक एलिमेंट का मास वो लोग ऐसे रेफरेंस के तौर पे लेते थे और एक्सपेरिमेंट करके उसको रिलेट करके मास निकालते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि एज हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम, हाइड्रोजन जो वो है लाइटेस्ट एटम है पीरियोडिक टेबल में, और उसका मास उन लोगों ने 1 जो है वो काउंट कर लिया विदाउट यूनिट, एंड अदर एलिमेंट वर असाइन मास रिलेटिव टू इट। हाइड्रोजन का मास 1 असाइन कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग सभी का जो मास है वो उन लोगों ने असाइन करा है, ठीक है। कार्बन 12 जो है अभी के एट द प्रेजेंट मोमेंट हम लोग किस सिस्टम पे मास डिराइव करते हैं, तो कार्बन 12 के रेफरेंस में हम मास जो है वो डिनोट करते हैं। कार्बन 12 इज़ वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन, जैसे मैंने प्रीवियस बोला कि कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस कार्बन 12, और कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। भी जो ये लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है समझने के लिए। यहाँ पे जो है ये बोला गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का जो भी मास है उसका 1/12 अगर हम करेंगे तो आपको 1 AMU, 1 एटॉमिक यूनिट का मिलेगा मास,
यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया गया है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आया कहाँ से है? तो ये यहाँ से आया है, जैसे हमने बोला like this, 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of carbon atom। ठीक है, अभी जो कार्बन एटम का मास है वो हमें पता है कि 12 ग्राम है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों का हमने मास लिया, प्लस किया तो हमें मिला 12 ग्राम। ठीक है, अभी जो एवरेज मास है वो हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमने अभी लिया 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम जो है वो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया, डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। अभी ये हमने डिवाइड इसीलिए किया है क्योंकि हमें एक कार्बन एटम का मास चाहिए। कार्बन एलिमेंट का मास जो है वो 12 ग्राम है, लेकिन हमें एक कार्बन एटम का मास चाहिए, उसका हम 1/12 करेंगे तो हमें 1 AMU 1 एटॉमिक मास का वैल्यू मिलेगा। तो ये जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट में। तो एवोगैड्रो नंबर से अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें एक एटम की मास का जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो 12/6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू ये आपको वैल्यू मिलेगी। अभी जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू आई वो एक कार्बन एटम की आई, मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपको मिलेगा, और एक कार्बन एटम का जो मास है उसका हम 1/12 करेंगे, यानी कि 1/12 से इसको हम इंटू करेंगे तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, विच इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो आपने जो देखा इस PDF के अंदर, हमने जो देखा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66, वो इस तरीके से आई है। ठीक है, 12/6.023 इंटू 10⁻24 हमने किया है, और उसको हमने 1/12 से इंटू करा है, तो हमें एक AMU की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अभी हाइड्रोजन एटम का जो मास है, हमने क्या बोला कि मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम सम करेंगे। अभी हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? 1H1 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अभी 1H1 ऊपर भी 1 है, अगर हम 1 को 1 से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 0, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो क्या आएगा? प्रोटॉन का ही मास आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये जो वैल्यू दिखा रहे हैं वो मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी इस हाइड्रोजन एटम के मास को हमने ग्राम में डिनोट किया है। अगर हमें AMU में डिनोट करना हो, एटॉमिक मास यूनिट में, तो हमें जो एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू आई है उससे इसको डिवाइड कर देना है। 1.66056 इंटू 10⁻24 से हमने ये जो हाइड्रोजन का मास है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एटॉमिक मास यूनिट में मिलेगी। समझ आया? चलिए, अभी जो ये एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास। कैसे बोलते हैं हम इसे? यूनिफाइड मास। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन 16, तो हमें 15.995 AMU मिलेगा, यानी कि 15.9 हमने राउंड ऑफ वाला जो रूल है वो पिछले वीडियोस में देखा है, तो अगर इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 16 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मास नंबर होता है उसके अराउंड ही आपका एटॉमिक मास आएगा, ये आपको याद रखने की ट्रिक है। कार्बन 12 जो हमने बोला, तो कार्बन 12 नंबर जो है वो आपका मास नंबर है, और कार्बन का अगर हम निकालें तो 12.011 है उसका जो मास आएगा वो एक्यूरेट। ठीक है, तो 12 से थोड़ा सा ही आगे 0.11 ही उसके अंदर ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो 16 है, तो यहाँ पे 15.99 अप्रॉक्सीमेटली ये 16 ही हुआ। ठीक है, तो जो मास नंबर है और एटॉमिक मास है, आपको उसके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसीलिए एग्जाम के अंदर अगर आपको एटॉमिक मास दिया गया नहीं है, लिख के आपको अगर नहीं दिया गया है, तो आप जो है वो होल नंबर कंसिडर कर सकते हो। कार्बन के लिए 12, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एटॉमिक मास का, आपका पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा, आप उसे इजीली याद कर सकोगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया।
अभी जो एवरेज एटॉमिक मास में बोल रही थी वो क्या था, तो मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट आर मोर देन वन आइसोटॉप। हमने क्या बोला कि कार्बन के 3 आइसोटॉप है। कार्बन जो नेचुरली हमें मिलता है उसके अंदर हमारा 3 आइसोटॉप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अभी ये आइसोटॉप किससे बोलते हैं और उसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम सेकेंड चैप्टर में करने वाले हैं, इसीलिए हम आइसोटॉप पे यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, ठीक है, उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है यानी कि कितने परसेंट में नेचुरली ये अवेलेबल है, नेचर में ये कितने परसेंट अवेलेबल है। तो जो कार्बन 12 है वो 98% अवेलेबल है, कार्बन 13 जो है वो 1.1% ही अवेलेबल है, और कार्बन 14 जो है वो तो बहुत ही कम, 2 इंटू 10⁻⁻10, -10 यानी कि आप 2 के बाद, 0 के बाद अगर 10 0 लगाओगे उसके बाद 2 आएगा, यानी कार्बन 14 की जो अबंडेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। और उसका जो एटॉमिक मास है वो इस तरीके से इन लोगों ने डिफाइन करके यहाँ पे लिया है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो कार्बन 12 का 12 हुआ, इसका 13 हुआ और 14 का 14 हुआ, ये उसका एटॉमिक मास है। जैसे हमने बोला कि जो ये मास नंबर आपको दिया गया होगा उसके अराउंड ही, उसके आसपास ही आपका एटॉमिक मास भी होगा। तो ये मास नंबर 12 है, यहाँ पे आप देखो 12 उसका एटॉमिक मास है। यहाँ पे मास नंबर आपको 13 है, यहाँ पे 13.003 आया रिलेटिव। यहाँ पे 14 है मास नंबर, 14.003 आया रिलेटिव मास, ओके। तो ये हुआ। अभी हम इस डेटा को कैसे लिखेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे हम परसेंटेज जो है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, तो 0.98892 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में जो हमने मास लिया है उसके साथ इंटू कर लेंगे, प्लस कार्बन 13 का जो अबंडेंस है ये हमने यहाँ पे लिखा है, इंटू इसका मास 13, प्लस कार्बन 14 का जो अबंडेंस है वो हमने लिखा है और उसका जो मास है उसको हमने लिखा है। यानी कि तीनों आइसोटॉप का रिलेटिव अबंडेंस और उसकी जो मास है उनको हमने इंटू करा है और इन सभी को हमने प्लस कर दिया है, तो हमें जो 12.011 यूनिट मिलेगा वो हमें मिलेगा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। और इसी एवरेज एटॉमिक मास को हम जनरली यूज़ करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का पोर्शन खत्म हुआ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। फॉर्मूला मास अभी हम देखेंगे। फॉर्मूला मास हम किसे बोलते हैं, तो सच कंपाउंड पॉजिटिव, एक मिनट, हाँ, मोलिकुलर मास हमारा ऊपर एक पॉइंट है। मोलिकुलर मास हम किसे बोलेंगे, तो मोलिकुलर मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम मीथेन लेंगे, तो मीथेन के अंदर 1 कार्बन एटम है और 4 उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक कार्बन एटम ले लिया, 4 हाइड्रोजन एटम ले लिए। कार्बन का हमने एवरेज एटॉमिक मास कौन सा देखा, 12.011। यही मैंने बोला कि जब भी आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने का पेपर में दिया गया हो, अगर आपको ये मास गिवन नहीं है तो आपको 12 कंसिडर आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 011 विच इज़ अ वेरी लेस डिफरेंट, तो आप 12 कंसिडर कर सकते हो। हाइड्रोजन का आप 1 कंसिडर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 1.008, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो 16.043, ये 16 आ जाएगी और ये आ रही है 16.043, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू हमने रखी, 4 हाइड्रोजन है यानी कि 4 इंटू 1.004 किया है, तो ये जो प्लस करेंगे हम तो इसको मीथेन का मोलिकुलर मास आ जाएगा। सिमिलरली अगर पानी की हम बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1.008 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का हमने कितना देखा, 16। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन का जो हमने देखा 15.995 AMU, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 ही हुआ। तो यहाँ पे आपको 16 ही दिया गया है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो 18.02। तो पानी का हम मोलिकुलर वेट कितना जनरली देखते हैं, 18 दिखते हैं, तो 18.02 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास। फॉर्मूला मास बहुत ही सेम है, कोई भी फॉर्मूला दिया गया है इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होंगे। सच कंपाउंड, पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन और नेगेटिव यानी कि क्लोरीन। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड हम ले लें तो Na प्लस Cl माइनस होगा, ठीक है। तो Na जो है पॉजिटिव सोडियम आयन है, नेगेटिव क्लोरीन आयन है। उसकी जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी फॉर्मूला सच एज NaCl जो है उसका हम फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हम लिखेंगे, एटॉमिक मास हम क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सोडियम का जो मास है वो 23 यूनिट है, ठीक है,
और 35.5 जो है वो 58.5 होगा आपका पूरा सोडियम क्लोराइड का मास। क्लोरीन का यहाँ पे 35.5 दिया गया है, 23 इज सोडियम का। ये सारी वैल्यू जो है आपको याद रखनी होगी, आपको बार बार पीरियोडिक टेबल में देखने का टाइम नहीं होगा, या फिर आप कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम करने नहीं बैठोगे। तो 1 से 20 के जो एटम है उसके एटॉमिक मास जो है वो बहुत इजीली याद हो जाते हैं, आपको वो याद करके रखने होंगे। जैसे हम ABCD याद करते हैं, सिमिलर ही है। यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, C6H12O6, ये आपका मोलिकुलर फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू ये जो कार्बन का मास है वो लिखा, 12 इंटू हाइड्रोजन का मास लिख दिया, 6 इंटू ऑक्सीजन का मास लिख दिया। इन दोनों का हम इंटू करेंगे और ये जो पूरी वैल्यू आएगी इन सब का हम सम करेंगे, तो 180.162 यूनिट हमारा जो ग्लूकोज है उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो हमने एटॉमिक मास देख लिया, हमने एवरेज एटॉमिक मास देख लिया, फार्मूला मास देख लिया। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए पूरा एक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर दी है। लाइक ये मैंने हाईलाइट करी है, वो चीज़ आपको समझनी है। अभी मोल कॉन्सेप्ट है क्या, यहाँ पे देखिए। अगर हम बनाना लेने जाए तो हम क्या बोलते हैं कि 1 डज़न बनाना दीजिए, ठीक है। तो 1 डज़न के अंदर 12 आइटम होती है, 12 बनाना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो स्कोर है, स्कोर भी एक यूनिट है, उसके अंदर 20 आइटम होती है। अगर 144 आइटम हो तो हम उसे ग्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस बोलते हैं। तो सिमिलरली मोल हम किसे बोलेंगे, तो मोल हम उस मैटर को बोलेंगे अगर किसी मैटर में 6.022 इंटू 10⁻23 एक्स्ट्री एलिमेंट्री एंटिटीज अगर प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज यानी कि एटम प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मोल। एक मोल मैटर, किसी भी मैटर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है तो हम उसे बोलेंगे एक मोल एटम। और ये जो नंबर है उसे हम बोलेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी कि Na। एवोगैड्रो कांस्टेंट का जो सिंबल है वो Na है, ठीक है। तो यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक छोटा सा देख लीजिए कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम के अंदर हमने कोई भी मास को रिप्रेजेंट किया है। एक मोल जो सब्सटेंस है उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे और उसका जो मास हमने लिया है वो हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, तो उसे हम बोलेंगे मोलर मास। समझ में आया? तो यही था आपका मोल कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, आप वीडियो को लूप में देखिए, एक बार ये चीज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए, वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो देखने वाले हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे आपकी जो ये जो 4 है ना, मोल मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो विल बी द फाइनल वीडियो, फाइनल थियोरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।